मध्य प्रदेश के रायसेन में 6 साल की बच्ची से रेप के आरोपी की गिरफ्तारी 5 दिन बाद भी नहीं हुई और इसकी वजह से लोगों का आक्रोश यहां बढ़ता जा रहा है। हिंदू संगठनों के प्रदर्शन की वजह से आज पूरा शहर बंद रहा। पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, बीच सड़क जमकर बवाल हुआ। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोपी सलमान के एनकाउंटर की अब मांग की है। ये 4 तस्वीरें उसी बवाल और हंगामे की हैं जो रायसेन में हुआ। देखिए कैसे हजारों की संख्या में हिंदू संगठन के लोग थाने के बाहर प्रदर्शन करने के लिए जुटे हैं। धीरे धीरे आक्रोश बढ़ता गया, भीड़ अचानक पत्थरबाजी करने लगी। पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। सुरक्षा बलों ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला। जी न्यूज संवाददाता जब इस घटना की रिपोर्टिंग कर रहे थे तभी एक पत्थर उनके पैर में भी लगा। पुलिस ने बैक टू बैक लाठियां बरसाई हैं, लाठियां बाजी है। देख लीजिए रजत, तस्वीर दिखाई है सड़क पर आपको पत्थर ही पत्थर नजर आएंगे। देख लीजिए और कितना बड़ा ये पत्थर बरसते नजर आ रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में आप देख लीजिए, बहुत मुश्किल बचा रहा जा रहा सड़कों पर। इतने बड़े बड़े प्रदर्शनकारी पत्थर मार रहे हैं। सलमान को क्यों नहीं पकड़ा जा रहा है? आपको बता दें कि रायसेन के पांजरा में सलमान नाम के शख्स ने 6 साल की मासूम का रेप कर दिया। घटना के बाद से आरोपी फरार है। लोग आरोपी की गिरफ्तारी और एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। आरोपी की गिरफ्तारी न होने से नाराज लोगों ने मंडी द्वीप में चक्का जाम कर दिया और इस प्रदर्शन में हजारों की संख्या में महिलाएं भी हिस्सा लेने पहुंची। जनता में लगातार आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आरोपी को संरक्षण देने वालों के खिलाफ भी कड़े एक्शन की मांग हो रही है, क्योंकि 5 दिन बाद भी सलमान का पता नहीं चल पा रहा है। आरोप है कि सलमान किसी मस्जिद या मदरसे में छिपा हुआ है। ऐसे में हिंदूवादी संगठन उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं। मस्जिद में, मदरसा में उसको छुपा के रखा है, उसको निकाला जाए और उसके घर पे भी बुलडोजर चलाई जाए। घटना के बाद पूरे रायसेन में बवाल मचा है। हिंदू संगठन, व्यापारियों ने शहर को बंद कर दिया है। महिलाएं तो अपील कर रही हैं कि आरोपी को उन्हें सौंप दिया जाए। से जल्द नारियों के हवाले किया जाए, वो फिर संभाल लेंगी। ना उसको फांसी दो, ना उसको एनकाउंटर करेंगे। उसको ऐसी मौत मारेंगे कि उसकी 7 पीढ़ी भी देख के डर जाएगी। कोई मुसलमान, कोई हिंदू ये रेप करने से पहले, बलात्कार करने से पहले 7 जन्मों तक सोचेगा। वहीं कुछ महिलाओं ने आरोपी को फांसी देने की भी मांग की है। माँ उसकी पीड़ा में समझ सकती हूँ, क्या पीड़ा है वो, उसको फांसी मिलनी चाहिए। वहीं सीएम मोहन यादव ने एक्शन लेते हुए रायसेन के एसपी और 2 थाना प्रभारियों को हटा दिया है। इसके अलावा आरोपी पर 20,000 का इनाम रखा गया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि खबरें दिखाना भी बेहद जाबाजी का काम है और जी न्यूज हमेशा खबरों के लिए मुस्तैद रहता है। भले ही कितना भी जोखिम क्यों ना हो, खतरा क्यों ना हो, इसकी बानगी आपने अभी देखी, मगर जी न्यूज का संकल्प है कि हम ना रुकेंगे ना झुकेंगे। रजत, तस्वीर दिखाई है सड़क पर आपको पत्थर ही पत्थर नजर आएंगे। देख लीजिए और कितना बड़ा पत्थर बरसते नजर आ रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में आप देख लीजिए, बहुत मुश्किल बचा रहा जा रहा सड़कों। ये प्रदर्शनकारियों ने हिंसक रूप इस वक्त इख्तियार कर लिया है। इतने बड़े बड़े, यदि किसी के सर में लगेगा तो जान नहीं बचेगी। एक तरफ अयोध्या के राम मंदिर में सनातन की धर्म ध्वजा लहरा रही है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान भारत के राम राज्य की कल्पना से जल भुन रहा है। कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर में ध्वजारोहण कर रहे थे तब शहबाज एंड कंपनी देश में मुसलमानों को भड़काने वाले एजेंडे पर काम कर रही थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने राम मंदिर पर धर्म ध्वजा लगाने का विरोध किया है और मुसलमानों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया है। मतलब साफ है, पाकिस्तान को 140 करोड़ भारतीयों की खुशियां हजम नहीं हो रही हैं। राम भक्तों को लंबे संघर्ष के बाद मिले इस अद्भुत क्षण से पाकिस्तान बौखला गया है और भारत के मुस्लिमों को भड़काने की साजिश रच रहा है। प्रभु श्री राम का यह भव्य मंदिर 140 करोड़ भारतीयों की आस्था, सम्मान और आत्म गौरव का प्रतीक है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने धर्म ध्वजा लहराने के बाद मुस्लिमों को भड़काने के लिए नफरती लेटर जारी किया, जिसमें कहा गया है कि बाबरी मस्जिद की जगह पर राम मंदिर का निर्माण किया गया। भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव हो रहा है। भारत की कई ऐतिहासिक मस्जिदें खतरे में हैं। आपको बता दें कि ये बात वो पाकिस्तान कह रहा है जहां बड़े पैमाने पर अल्पसंख्यकों के साथ क्रूरता होती है। आए दिन हिंदू और ईसाई लड़कियों से धर्म परिवर्तन कराकर जबरन शादी की जाती है। ऐसे में शहबाज मुनीर का भारत में मुस्लिमों को भड़काने वाला एजेंडा काम करने वाला नहीं है।
अयोध्या में राम मंदिर पर धर्मध्वज फहराए जाने पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बड़ा बयान दिया है। यही नहीं, उन्होंने बाबर से सहानुभूति रखने वालों को चेतावनी भी दी है, जिसको लेकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातनियों को शुभकामनाएं दी, साथ ही बाबर प्रेमियों को हिदायत भी दी। धीरेन्द्र शास्त्री यही नहीं रुके, उन्होंने मथुरा जन्मभूमि विवाद को लेकर भी बयान दिया। धीरेन्द्र शास्त्री का संदेश साफ है कि जैसे अयोध्या में रामलला विराजमान हुए, वैसे ही जल्द मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का भी मंदिर बनेगा। और अब बात पश्चिम बंगाल में मचे बाबर पर बवाल की करेंगे। क्रूर और कलंकित इतिहास वाले बाबर के लिए आज 500 साल बाद भी देश में सियासत हो रही है। तमाम विरोधों के बाद भी टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर बाबर के नाम पर मस्जिद बनाने की जिद कर रहे हैं। हालात ये हैं कि वो बाबर के नाम पर विरोध करने वालों को जूता मारने की धमकी दे रहे हैं, जबकि हुमायूं जहां मस्जिद बनाने का दावा कर रहे हैं, वहां के लोग उन्हें धोखेबाज कह रहे हैं। और तमाम विरोध के बाद भी हुमायूं कबीर 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद के शिलान्यास पर अड़ा हुआ है। 21 नवंबर को ऐलान किया कि मैं बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवाऊंगा। 6 दिसंबर को बेलडांगा में मस्जिद के शिलान्यास का प्लान था, लेकिन आज जिस जमीन पर हुमायूं कबीर मस्जिद बनाने का दावा कर रहे थे, वहां जमीन के मालिक सामने आ गए। इनका दावा है कि वो 5 पार्टनर्स हैं और हुमायूं कबीर का इस जमीन पर कोई हक नहीं है। इसी बात पर हुमायूं कबीर जूता मारने की धमकी देते नजर आए। मारूंगी तो मेरे को कोई धोखाबाज बोलने का हिम्मत दिखाएगा, जूता से मारूंगी मैं। जिस जमीन पर मस्जिद की नींव रखने का दावा किया गया था, जी न्यूज वहां सबसे पहले पहुंचा था और उसके बाद स्थानीय लोगों से बातचीत में पता चला कि हुमायूं कबीर का दावा हवाई है। और बाबरी मस्जिद बनाएंगे आपने? लोकल आदमी का पैसा लेकर चीट कर खाता है आदमी। मतलब वो हुमायूं कबीर जो कर रहे हैं वो चीटिंग कर रहे हैं, चीटर आदमी है। पार्टी से लेकर समाज तक हर जगह हुमायूं कबीर का विरोध हो रहा है, फिर भी जिद है कि बाबरी बनकर रहेगी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद के ऐलान के बाद अयोध्या में बाबरी मिटाने वाले कार सेवकों ने अब हुंकार भर ली है। उन्होंने टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर को चेतावनी देते हुए कहा है कि मुर्शिदाबाद में बाबरी के नाम पर अगर एक ईंट भी लगी तो 1992 में बाबरी ढहाने वाले पश्चिम बंगाल में एक ईंट नहीं लगने देंगे। का 1952 में देख सके हैं, पूरा समाज ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। उस टाइम तो बने हुए को उखाड़ा था, पर अभी हम बनाने वालों को उखाड़ने की जगह उनको जमीन में वहीं गड़ा देंगे। बंगाल को हम कभी उनके मंसूबे सफल नहीं होने देंगे। वो ईंट लगाने की बात कर रहे हैं, उसी ईंट से उनकी कब्र खोदकर उनको दफन करने का काम। आज जाके उसकी कब्र वहीं खोदते हैं हुमायूं की। इतना वो बोल रहा है, हमें सहन नहीं हो रहा है। और जैसे कीड़े मकोड़ों की तरह रोहिल्ला भाग रहे हैं, इनके पीछे इनको भी एक दिन भागना पड़ेगा। ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन बाबर के नाम पर हिंदुस्तान में कोई संरचना नहीं बनने देंगे। उस बाबर की बात करने वाले की कब्र बना देंगे हुमायूं कबीर की। अरुणाचल प्रदेश की महिला विवाद पर अब एमईए ने जवाब दिया है। महिला के साथ जो हुआ वो ठीक नहीं, एमईए का कहना है। बड़ी खबर इस समय की मुद्दे को चीन के सामने रखा है। अरुणाचल भारत का अभिन्न अंग है, ये एमईए ने आज अपनी प्रेस ब्रीफिंग में कहा है। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद लालू परिवार के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। अब तेज प्रताप और राबड़ी देवी को बंगला खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। तेज प्रताप तो पूरी तरह से बेघर हो चुके हैं, लेकिन राबड़ी देवी का अब एड्रेस जरूर बदल जाएगा। तेज प्रताप यादव अब कहां रहेंगे, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले परिवार ने उनसे किनारा किया, फिर जनता ने चुनाव में नकार दिया और अब चुनाव हारने के बाद बिहार सरकार ने बंगले को खाली करने का नोटिस दे दिया है। पिछली महागठबंधन सरकार में वो मंत्री थे, इसीलिए उन्हें एम स्टैंड रोड वाला 26 नंबर का बंगला आवंटित हुआ था, लेकिन ये बंगला तेज प्रताप को खाली करना होगा। यानी तेज प्रताप अब सरकारी बंगले से हमेशा के लिए बेदखल हो गए हैं। हालांकि राबड़ी देवी को नया बंगला जरूर मिला है, क्योंकि वो अभी भी विधान परिषद में आरजेडी की नेता हैं, लेकिन जिस बंगले में लालू परिवार 20 साल तक रहा, अब उसे खाली करना ही पड़ेगा। लालू परिवार के लिए 10 सर्कुलर रोड का ये बंगला बहुत ही शुभ माना जाता रहा, लेकिन 10 सर्कुलर रोड को खाली करा के 39 हार्डिंग रोड में राबड़ी देवी को भेजने का फैसला लिया है।
जैसे सियासत में सत्ता स्थिर नहीं होती, वैसी ही नियति सरकारी आवासों की होती है। सत्ता की तरह ये भी स्थायी नहीं होता। ये सत्य सियासत की तरह कठोर है। लालू परिवार जिस बंगले में 20 सालों तक रहा, उसको छोड़ने का उसे मोह है। भले ही परिवार में अभी सब ठीक नहीं चल रहा हो, लेकिन इस बंगले से जुड़ी कई यादें जरूर मौजूद हैं लालू फैमिली के पास। हालांकि ज्योतिष के जानकार बता रहे हैं कि लालू परिवार के लिए न पुराना बंगला अच्छा था और न नया बंगला अच्छा होगा, क्योंकि इस बंगले में भी पुराने बंगले की तरह ही वास्तु दोष है। पटना के बड़े वास्तुशास्त्री पंडित पुनीत आलोक छवि का कहना है कि यहाँ रहने से पहले कई बदलाव कराने होंगे। जो मुख्य द्वार है, ये मुख्य द्वार अग्निकोण से निकल रहा है। अग्निकोण जो है वह राक्षस गण है। राक्षस गण में जो है वह व्यक्ति को स्वयं नुकसान पहुंचाता है, उसके कर्म को नुकसान पहुंचाता है, उसकी जो संतति है उसको दूर करता है पारिवारिक जीवन में। इस बंगले के बारे में कहा जाता है कि इसमें जो एक बार आता है वो दोबारा नहीं आता, यानी ये बंगला एक बार जिसे आवंटित होता है उसे ये दोबारा नहीं मिलता। यही कारण है कि वास्तुशास्त्री बंगले में कुछ आंतरिक बदलाव की सलाह दे रहे हैं। कुछ इसी तरह की सलाह वास्तुशास्त्री पंडित आलोक छवि ने 10 सर्कुलर रोड को लेकर भी दिया था। इनका दावा है कि इनकी सलाह पर लालू प्रसाद ने वहां कई बदलाव भी किए थे। अब देखना होगा कि यहां आने के बाद इनकी सलाह पर लालू परिवार कितना अमल करता है। भारतीय रेलवे में सिर्फ हलाल मीट परोसे जाने को लेकर बवाल मच गया है। इस मामले को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को शिकायत भेजी गई है और इसके बाद आयोग ने रेलवे बोर्ड से 2 हफ्ते में जवाब भी तलब किया है। एनएचपीसी को शिकायत मिली है कि भारतीय रेलवे की खानपान सेवाओं में केवल हलाल तरीके से तैयार किया गया मीट ही परोसा जाता है। इस कारण हिंदुओं, सिखों और अनुसूचित जाति के लोगों में मानवाधिकार का हनन होता है। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में एनएचआरसी से ये भी कहा है कि हलाल मीट परोसे जाने के कारण हिंदू, सिख या अनुसूचित जाति के जो मीट कारोबारी हैं, उन्हें रेलवे में खाद्य आपूर्ति और व्यापार का उचित अवसर नहीं मिल पाता। शिकायत में यह भी कहा गया है कि ये सनातन धर्म की स्वतंत्रता, खाने की पसंद, रोजगार के अधिकार और गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकारों का उल्लंघन है। दरअसल भारतीय रेलवे में सिर्फ हलाल मीट परोसे जाने को लेकर सार्वजनिक बहस और शिकायतें समय समय पर सामने आती रहती हैं। इसको लेकर कई कारण और दावे भी सामने आते हैं। हालांकि भारतीय रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन ने आधिकारिक तौर पर हलाल सर्टिफिकेशन की अनिवार्यता से इनकार किया है। अब देखना है कि रेलवे बोर्ड इसका क्या जवाब देगा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। यहां सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के आरोप में पुलिस ने आरोपी को आज धर दबोचा। आरोप है कि एसआईआर के दौरान बदमाशों ने महिला बीएलओ के साथ मारपीट की थी। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने आरोपी इम्तियाज को ऐसा सबक सिखाया कि वो अपने पैरों पर चलने के काबिल नहीं बचा। उसे जमीन पर पैर रखने के लिए पुलिस के जवानों का सहारा लेना पड़ा। दरअसल आरोप है कि एसआईआर सर्वे के दौरान आरोपी स्कूल में घुस आए। इसके बाद महिला बीएलओ से मारपीट की, एसआईआर से जुड़े दस्तावेजों तक को फाड़ दिया। बीएलओ कर्मचारी के साथ मारपीट की गई और गाली गलौज की गई, तथा सरकारी काम में बाधा पहुंचाई गई। सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे आरोपी की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संदेश साफ है, जो भी अपराध करने की हिमाकत करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। अयोध्या में धर्म ध्वजा फहराने के बाद योगी आदित्यनाथ गुफा साधना करते नजर आएंगे। दरअसल सीएम योगी अब से 17 घंटे बाद उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद दौरे पर आने वाले हैं, जहां वो तरुण सागर तीर्थ धाम में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और फिर मंदिर परिसर में बनी गुफा मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। इस गुफा मंदिर का निर्माण हुआ है दिल्ली मेरठ रोड पर श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन जिनालय में और कल मुख्यमंत्री योगी के हाथों इसे श्रद्धालुओं को खुद सीएम योगी समर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका उद्घाटन करेंगे। उसके पहले अगर आप तस्वीरें देखें तो ये गाजियाबाद का वही गुफा है जो अभी कल दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया जाएगा। सीएम योगी यहां भगवान महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे, लेकिन सबसे खास है यहां की नवनिर्मित गुफा मंदिर। इसको बनाने का यही उद्देश्य है कि आदमी को थोड़ा सा बाहर का रोड का शोर शराबा छोड़ करके थोड़ी देर अगर बैठ के ध्यान व्यान करना है, कोई जप वप करना है तो कर सकता है। 15 फीट गहरी इस गुफा को महज 100 दिनों में बनाकर तैयार किया गया है। उत्तर प्रदेश के संभल में खुदाई का सिलसिला पुराना है। अब एक और इसी से जुड़ा मामला सामने आया है। प्रशासन के आदेश पर एक कुएं की खुदाई हुई और कुआं मुस्लिम आबादी वाले इलाके में मौजूद था। इसका करीब 48 साल पुराने दंगे से इतिहास जुड़ा हुआ है।
दरअसल संभल प्रशासन ने हिंसा के 1 साल पूरा होने पर कुएं को पुनर्जीवित करने का आदेश दे दिया था, जिसके तहत एकता चौकी के पास मौजूद इस कुएं की खुदाई की जा रही है। लेकिन इस कुएं का दंगों से भी जुड़ा इतिहास है, जिससे इस कुएं की खुदाई की चर्चा पूरे शहर में तेज हो गई है। असल में ये कुआं 1978 दंगों से जुड़ा है। ऐसा दावा है कि दंगों के दौरान एक व्यक्ति की हत्या कर उसे इस कुएं में फेंक दिया गया था। हमारे ताऊ थे 78 में या 80 में, ये हमें सर पता नहीं, जो क्योंकि हम पढ़ते थे तब। हमारे ताऊ को यहाँ मार के और इस कुएं में डाल दिया। क्या नाम था? रामचरण दास रस्तोगी। वहीं इस पर नगर पालिका के अधिकारी भी ये मान रहे हैं कि ये कुआं 1978 के दंगों के दौरान सुर्खियों में रहा है। कुआं है जो दबा हुआ है, यहाँ मतलब एक पेड़ स्थित है, पेड़ आज कल में कट जाएगा इसे, तो फिर पूरे जो कुएं खुदाई कराई जाएगी इसे। कुएं की खुदाई पूरे शहर में चर्चा का विषय है। लोग ये भी जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या वाकई 1978 के दंगों के दौरान इस कुएं में और भी लोगों की हत्या कर डाल दिया गया था। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक बार फिर बुलडोजर चलने वाला है। पिछली बार दंगा भड़काने के आरोपी तौकीर रजा पर एक्शन हुआ था और इस बार बारी है उसके करीबी की, लेकिन दंगा भड़काने के लिए नहीं बल्कि अवैध तरीके से प्लॉटिंग करने की वजह से। मोहम्मद आरिफ पर आरोप है कि उसने बिना नक्शे के ही इसको पूरी की पूरी इस कॉलोनी को बसा दिया। लेकिन अब उसके ड्रीम प्रोजेक्ट फाइक एनक्लेव पर एक्शन तय है, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसके आका तौकीर रजा के खिलाफ हुआ था जब उसने बरेली में दंगे भड़काए थे। तौकीर रजा के करीबी कॉलोनाइजर मोहम्मद आरिफ का आरोप है कि उसने बिना नक्शा पास कराए प्लॉटिंग कर मकानों का निर्माण करा दिया। बीडीए यानी बरेली विकास प्राधिकरण की जांच में ये अनियमितता सामने आई, जिसके बाद इस कॉलोनी में मकान बनाने वालों को नोटिस भेजा गया है। अभी 2 दिन पहले भी आरिफ के शोरूम को ध्वस्त किया गया था। अभी तक की जांच में 27 मकान चिन्हित किए गए हैं। यदि जांच के दौरान सही दस्तावेज नहीं पेश किए जा सके तो फिर यहाँ भी बुलडोजर एक्शन तय है। अवैध निर्माण कहीं भी हो, कैसा भी हो, किसी का भी हो, अगर नियम और कानून के मुताबिक नहीं है तो फिर कार्रवाई होगी। और ऐसी ही कार्रवाई की गई उत्तराखंड के रुड़की में, जहां अवैध तरीके से बनी मजार को जमींदोज कर दिया गया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हर उस ईंट को तोड़ दिया गया और हर उस दीवार को गिरा दिया गया जो नियम और कानून दोनों तोड़ रही थी। ये अवैध मजार सीलिंग की जमीन पर बनाई गई थी, जिसे प्रशासन ने गिरा दिया। सिर्फ मजार ही नहीं बल्कि उसके आसपास किए गए हर तरह के अतिक्रमण को हटा दिया गया। सभी एसडीएम्स को डायरेक्शन दिए गए हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट के जो डायरेक्शंस हैं, जो एसओपी लेड आउट है, उसको फॉलो करते हुए अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। प्रशासन के मुताबिक ये जमीन स्वास्थ्य विभाग को आवंटित की गई थी, जिस पर ये अवैध मजार बनाई गई। कई बार नोटिस भी दिया, लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं था, जिसके बाद खाकी के मौजूदगी में इस अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई में करीब 6000 वर्ग मीटर जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। और अब बात गुजरात के गांधीनगर की करेंगे, जहां एक अवैध दरगाह पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। ये दरगाह नए हाईवे के निर्माण में बाधा बन रही थी और इसके बाद प्रशासन ने इस 2 बुलडोजर के सहारे इसे मिट्टी में मिला दिया। इस दौरान भारी संख्या में यहां पुलिस फोर्स भी तैनात रही। अवैध दरगाह पर एक्शन की ये 2 तस्वीरें देख लीजिए। पहली तस्वीर में 4 बुलडोजर के सहारे दरगाह को गिराया जा रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर दिन की है, जब प्रशासन ने दरगाह को ध्वस्त कर जमीन समतल कर दी। ये तस्वीर गांधीनगर के अडालज की है, जहां चौराहे के बीच बालीपार दरगाह बनाई गई थी। आज सुबह प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और इस दरगाह को जमींदोज कर दिया। तस्वीरों में आप प्रशासन के 4 बुलडोजर का एक साथ एक्शन देख सकते हैं, कैसे एक एक करके दरगाह को ध्वस्त किया जा रहा है। और जब सुबह हुई तो ऐसा लगा कि यहाँ पर कुछ था ही नहीं, पूरी जमीन समतल नजर आई। आपको बता दें कि यह दरगाह सड़क चौड़ीकरण में बाधा बन रही थी, जिसके बाद प्रशासन ने इस दरगाह पर बुलडोजर चला दिया। बिहार के अररिया में पुलिस ने एक दरोगा को गिरफ्तार किया है, लेकिन अब आप सोचेंगे कि पुलिस ने पुलिस को ही क्यों गिरफ्तार कर लिया। तो मैं आपको बता दूं कि जिस दरोगा को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है वो फर्जी दरोगा है और कई सालों से ठगी कर रहा था। वर्दी असली, वर्दी का रंग भी असली, लेकिन किरदार नकली। पुलिस के शिकंजे में खड़े जनाब का नाम है रणवीर कुमार, जो पिछले करीब 3 सालों से फर्जी दारोगा बनकर लोगों को ठग रहा था, जिसे अब गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन जब फर्जी दारोगा जी के हाथों में हथकड़ी लगी तो सुनिए क्या बोल रहे हैं।
सुना आपने, पकड़े जाने के बाद भी फर्जी दारोगा सच नहीं बोल रहा। आपको जानकर हैरानी होगी कि 5 साल पहले रणवीर कुमार ने दारोगा की परीक्षा दी थी। वो उसमें फेल हो गया था और अपने घर वालों को पास होने की खबर दी थी। 5 साल बाद रणवीर और उसके माता पिता को पता चला कि उनका बेटा दारोगा नहीं बल्कि फर्जी दारोगा है। रणवीर की पोल तब खुली जब वो अररिया के जिले में बौसी थाना इलाके की एक महिला की पैरवी करने पहुंचा था। पाकिस्तान के रावलपिंडी में बवाल मचा हुआ है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं बात पते की इस समय की बड़ी खबर, आपको बता दें। और ये वजह क्या है अगर यहाँ बवाल मचा हुआ है? वो वजह है पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के मुखिया इमरान खान, क्योंकि शहबाज सरकार इमरान के परिवार को उनसे मिलने नहीं दे रही है। पीटीआई कार्यकर्ताओं ने अब अल्टीमेटम दे दिया है कि अगर इमरान खान से जेल में मुलाकात नहीं हुई तो फिर ये प्रदर्शन जारी रहेगा। इस बार इमरान खान की बहनें और पीटीआई कार्यकर्ता शहबाज मुनीर से आर पार के मूड में हैं। इमरान के समर्थक किसी भी कीमत पर उन्हें जेल से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये तस्वीरें पाकिस्तान के अदियाला जेल की हैं, यानी कि वो जगह जहां इमरान खान बंद है। मंगलवार की रात भारी भीड़ जेल के बाहर जमा हो गई। मांग थी कि उनकी बहन को मिलने दिया जाए, लेकिन ऐसा करने नहीं दिया गया। ये हाल तब है जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट परिवार से मिलने का आदेश जारी कर चुका है, लेकिन फिर भी जेल प्रशासन ने इजाजत नहीं दी। ऐसे में परिवार को शक है कि इमरान को चोरी छिपे कहीं दूसरी जेल में ना शिफ्ट कर दिया जाए। राजस्थान में भारतीय और ब्रिटिश आर्मी ने अजय वॉरियर के तहत संयुक्त युद्धाभ्यास किया और इन दौरान दोनों ही देशों की सेना ने दुनिया को आधुनिक ड्रोन की ताकत दिखाई। ये युद्धाभ्यास इसलिए किया जा रहा है ताकि दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के साथ बेहतर तरीके से काम कर पाएं, साथ ही सेमी अर्बन इलाके में ऑपरेशन प्रभावी तरीके से हो पाए। यही वजह है कि पाकिस्तान सरकार और मुनीर आर्मी की रूह कांप गई है, क्योंकि युद्धाभ्यास इतना जोरदार है तो जंग कितनी घातक होगी इसका अंदाजा दुश्मन भी नहीं लगा पा रहे हैं। क्योंकि राजस्थान में ब्रिटिश और इंडियन आर्मी ने एक साथ मोर्चा संभाल लिया। दुश्मनों के ठिकानों पर ड्रोन से हमला कर उन्हें नेस्तनाबूद किया जा रहा है। दुश्मनों की लोकेशन मिलने के बाद दोनों सेनाओं के जवान अपनी पोजीशन लेकर बंकर पर धावा बोल रहे हैं। दोनों सेनाओं के जवानों का शौर्य देखकर सरहद पार बैठा मुनीर दहशत में है, क्योंकि भारत का संदेश साफ है, अगर इस बार गुस्ताखी की तो ऑपरेशन सिंदूर से भी घातक ऑपरेशन होगा। दरअसल राजस्थान में ब्रिटिश आर्मी और भारतीय सेना ने संयुक्त युद्धाभ्यास किया। इस अभ्यास का उद्देश्य इंटर ऑपरेबिलिटी और ऑपरेशनल डेसिनेस बढ़ाना है। ये अभ्यास अजय वॉरियर के तहत किया गया। अब दुनिया भारत के शेर की ताकत देखेगी। ये शेर जंगल का राजा नहीं है, ये शेर बदलते और आगे बढ़ते भारत की पहचान है। जी हाँ, इसकी दहाड़ से पाकिस्तान और चीन सब डरे हुए हैं, क्योंकि ये शेर सेना में जल्द ही इंसान की जगह लेने वाला है, जिसके बाद भारतीय सैनिकों की फायरिंग क्षमता दुगनी हो जाएगी। स्वदेशी राइफल शेर AK-203 को जल्दी जवानों को अब सौंप दिया जाएगा। 24 सेकंड के इस वीडियो को सेना ने शेडोज एंड स्टील नाम से रिलीज किया। वीडियो शुरू होते ही द रोर ऑफ द शेर लिखा हुआ आता है। इसमें सेना का एक जवान AK-203 सेट करता हुआ दिखता है। इसके बाद वो दूरबीन लगाता है, फिर मैगजीन लगाता है और दनादन फायर करता है और दुनिया को बता रहा है कि रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। उसके हथियार ज्यादा मारक और अचूक हो रहे हैं। यह अत्याधुनिक राइफल पुरानी इंसेस की जगह लेगी। इसे यूपी के अमेठी के कोरबा प्लांट में तैयार किया गया। AK-203 7.62 mm की घातक गोली दागती है। ज्यादा रेंज, ज्यादा पावर और हर मौसम में बेहतर भरोसेमंदी के साथ इस ऑप्टिक रेल तेज फायरिंग रेट 700 राउंड पर मिनट और मजबूत डिजाइन है, जो पहाड़, रेगिस्तान या जंगल हर इलाके में काम करती है। ये राइफल सैनिकों की फायरिंग क्षमता को दोगुना कर देगी। रूस की क्लाशिकोव कंपनी और भारत की A-Wheel MIL साझेदारी से बन रही राइफल अब 100% भारतीय पार्ट्स की और बढ़ रही है। दिल्ली धमाके के बाद पूरे देश में सर्च ऑपरेशन जारी है। जांच एजेंसियां और सुरक्षा बल लगातार रेड और सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है, उसे देखते हुए सिक्योरिटी एजेंसीज किसी भी तरह का अब रिस्क नहीं लेना चाहती। जम्मू कश्मीर से आई ये 3 तस्वीरें साफ साफ बता रही हैं कि आतंकी कहीं भी छिपे हों, आसमान हो या फिर पाताल, भारतीय सेना के इन जाबाजों से बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सुरक्षा बलों का ये सर्च ऑपरेशन जम्मू और कठुआ समेत कई सीमावर्ती इलाकों में चल रहा है, जिसमें BSF, बॉर्डर पुलिस पोस्ट और जम्मू कश्मीर पुलिस शामिल है।
बताया जा रहा है कि कठुआ के खानक नर्सरी इलाके में सर्च ऑपरेशन व्यापक स्तर पर चलाया गया, क्योंकि कठुआ की भौगोलिक स्थिति और खुफिया एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर यहां सर्च ऑपरेशन बेहद जरूरी हो गया है। घाटी में जारी ऑपरेशन और खुफिया एजेंसियों के इनपुट के चलते दिल्ली धमाके में खुद को उड़ाने वाले आतंकी उमर का एक और साथी शोएब गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में ये सेना का सर्च ऑपरेशन गद्दार आतंक की कमर तोड़ने का काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद घुसपैठियों के खिलाफ अब अभियान तेज हो गया है। संभल में पुलिस और जिला प्रशासन की टीमों ने ऐसे लोगों की छानबीन शुरू कर दी है। मूसा फिरखाने धर्मशालाओं में ठहरे बाहरी लोगों की गहनता से जांच की जा रही है। इधर सीएम योगी का ऑर्डर आया, उधर कार्रवाई शुरू हो गई। संभल पुलिस अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ ऑपरेशन घुसपैठिया चला रही है। इस अभियान के दौरान मुसाफिर खाने और धर्मशालाओं में ठहरे बाहरी लोगों की छानबीन की जा रही है। देखिए कैसे पुलिसकर्मी लोगों से उनके नाम और पते पूछ रहे हैं। नागरिकता से जुड़े दस्तावेज की जांच की जा रही है। संभल पुलिस को तलाशी के दौरान कोई घुसपैठिया तो नहीं मिला, लेकिन मुसाफिर खाने में महीनों से डेरा जमाए कई लोग मिले। अब संभल पुलिस उनके बारे में जानकारी जुटा रही है और पता लगा रही है कि वो किस मकसद से यहाँ महीनों से जमा है। सीएम योगी के निर्देश के बाद योगी फोर्स का ऑपरेशन घुसपैठिया पूरे राज्य में चलाया जा रहा है, क्योंकि हाल ही के दिनों में बांग्लादेशियों की घुसपैठ बढ़ने से कई मामले सामने आ चुके हैं। अधिकतर बांग्लादेशियों को पश्चिम बंगाल के रास्ते यूपी लाया जा रहा है। हाल ही के दिनों में कई गिरफ्तारियां भी हुई। देश के कई हिस्सों तक अपनी पैठ बना चुके बांग्लादेशी घुसपैठियों की मौजूदगी राजधानी लखनऊ के मंत्रियों के आवास तक अब पहुंच गई है। डॉलीबाग में मौजूद बहुखंडीय मंत्री निवास की बाउंड्री के पास उगाए इन झुग्गी झोपड़ियों की जांच में ये बड़ा खुलासा हुआ है। इन झुग्गी झोपड़ियों को इस तरह छिपाकर बनाया गया है कि आसानी से दिखती भी नहीं। एक तरफ बहुखंडीय आवास की ऊंची बाउंड्री है, तो दूसरी तरफ झाड़ियां और जंगल। ये जो आप झुग्गी झोपड़ियां देख पा रहे हैं, यहाँ पर संदिग्ध बांग्लादेशी पाए गए हैं। विभागों की तरफ से जब जांच की गई तो उनके दस्तावेज संदिग्ध पाए गए। बांग्लादेशी घुसपैठियों की झुग्गी हजरतगंज और गोमती नगर इलाके के बीच मौजूद है। एलडीए ने जांच के बाद यहां कार्रवाई का प्लान तैयार कर लिया और पुलिस बल की मांग की है। इसके ऊपर 29 नवंबर को यहां पर बुलडोजर गरजेगा, क्योंकि यहां पर संदिग्ध बांग्लादेशी जो कि सुरक्षा के लिहाज से उनका रहना यहां पर ठीक नहीं है। आशंका है कि कई बांग्लादेशी यहां आवासों में घरेलू कामकाज भी कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठ को देखते हुए दिल्ली की तर्ज पर डिटेंशन सेंटर्स बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी के निर्देश के बाद जगह की तलाश अब तेज हो गई है। खाली सरकारी इमारतों, सामुदायिक केंद्र, पुलिस लाइन, थाने में सुरक्षित जगह की अब तलाश चल रही है। और अब उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से सीमा पार करके आए बांग्लादेशी, रोहिंग्या और अफ्रीकी मूल के देशों के नागरिकों की खैर नहीं है। बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों के भारतीय नागरिकता के दस्तावेज बनवा लेने की वजह से उनका सत्यापन कराया जा रहा है। यही कारण है कि सभी जिलों में उनको सुरक्षित रखने के लिए अस्थायी डिटेंशन सेंटर बन रहे हैं। डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए जगह तलाश करें। कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो जो कि खाली पड़ा हो, या फिर थाना हो या पुलिस लाइन में कोई ऐसी जगह जहां पे वो पूरी तरह से सुरक्षित उनको रखा जा सके। डिटेंशन सेंटर में विदेशी नागरिकता रखने वाले भारत में घुसे अवैध व्यक्तियों को रखा जाएगा जब तक जांच प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाएगी। पकड़े गए लोग इसी सेंटर में रहेंगे। उसके बाद अवैध घुसपैठियों को तय प्रक्रिया के तहत उनके मूल देश में भेज दिया जाएगा। कभी आपने सुना है कि सर्दी में पहनने वाली जैकेट किसी को सलाखों के पीछे भिजवा दे? लेकिन राजस्थान पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया है, क्योंकि इन पर लॉरेंस बिश्नोई का नाम लिखी जैकेट बेचने और युवाओं को गुमराह करने का आरोप। सबसे पहले आप ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की है, जिसमें वो सर्दी की जैकेट पहने दिखाई दिया, पुलिस के शिकंजे में टशन दिखा रहा है। और दूसरी तस्वीर उन दुकानों की है जहां पर लॉरेंस लिखी सर्दी की जैकेट्स बेची जा रही हैं। दूर दूर से कम उम्र के लड़के जैकेट्स खरीदने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इन भाई साहब को लॉरेंस जैकेट बेचना महंगा पड़ गया। पुलिस ने ऐसे 3 लोगों को गिरफ्तार किया जो लॉरेंस के नाम वाली जैकेट बेच रहे थे। ये तीनों कोटपुतली के रहने वाले थे। इतना ही नहीं, पुलिस ने दुकान पर छापा मारकर 35 जैकेट भी जब्त किए। पुलिस के मुताबिक गैंगस्टर का महिमा मंडन करना अपराध को बढ़ावा देना है और युवाओं को गुमराह करना है। किसी ने दोबारा ऐसा करने की कोशिश की तो बख्शा नहीं जाएगा। गूगल मैप के जरिए एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचा जा सकता है, लेकिन कभी कभी गूगल मैप कितना घातक हो सकता है, इसका अंदाजा आप इस वीडियो को देखेंगे तो लगा पाएंगे। दरअसल उत्तर प्रदेश के हरदोई में गूगल मैप की गलत रूट की वजह से कार में आग लग गई।
जिससे कार में आग की ऊंची ऊंची लपटों के साथ धुएं का गुबार उठने लगा और ये सब हुआ गूगल मैप की वजह से, क्योंकि उसकी मदद से कार सवार दिल्ली जा रहे थे, लेकिन गूगल मैप ने उन्हें ऐसा रास्ता बताया कि गाड़ी मलबे में जा फंसी। कार को आगे पीछे करने से इंजन पर दबाव बढ़ा और इससे उसमें आग लग गई। घटना की जानकारी मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि एक कार जलकर राख हो गई और उसमें रखी लाखों की नकदी जल गई। गनीमत ये रही कि वक्त रहते इस कार में सवार सभी लोग बाहर आ गए, वरना वो लोग भी इसकी चपेट में आ सकते थे। आपने शादी में दहेज को लेकर मारपीट, डीजे बजाने को लेकर लाठी डंडे चलते हुए देखे होंगे, लेकिन रोटी को लेकर शादी में मारपीट की खबरें बेहद कम सुनी जाती हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। यहाँ ठंडी रोटी की शिकायत करने पर लड़की वालों ने दूल्हे को ही पीट दिया। इसीलिए क्योंकि उसका कसूर सिर्फ इतना था, उसने ठंडी रोटी की शिकायत लड़की वालों से कर दी। फिर क्या, बारातियों और जनातियों में मारपीट हो गई। दरअसल मामला उत्तर प्रदेश के रायबरेली का है, जहां नाच गाने के बाद बाराती खाना खाने पहुंचे। आरोप है कि उन्हें ठंडी रोटियां परोस दी गईं। इस बात पर बारातियों की तंदूरी रोटी बनाने वाले कारीगरों से कहासुनी हो गई। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह मामला शांत कराया, लेकिन कुछ ही देर बाद विवाद फिर भड़क उठा। बारातियों और जनातियों के बीच मारपीट शुरू हो गई। यही नहीं, दूल्हे को भी नहीं छोड़ा और उसे मारते मारते लहूलुहान कर दिया, इतना कि दूल्हे को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब आपको उत्तर प्रदेश के हमीरपुर का एक ऐसा सामूहिक विवाह दिखाएंगे जहां नाश्ते की लूट मच गई और इसके हाथ में जो आया वो उसे लेकर चलता बना। बाराती नाश्ता लूटते रहे, ये समझ में आता है, लेकिन इस नाश्ते की लूट में दूल्हा भी शामिल था। ये सुनकर जरूर हैरानी हो रही है। चाउमीन का चस्का ऐसा कि प्लेट मिले ना मिले, लेकिन चाउमीन नहीं छूटनी चाहिए। जिसको जैसे मौका मिला मुट्ठी में भरकर चलता बना। दोनों हाथ में लड्डू तो देखा और सुना होगा, लेकिन दोनों हाथों में पकौड़े देखे हैं? नहीं तो अब देख लीजिए, मुंह चल रहा है और दोनों हथेली पकौड़े से भरे हुए हैं। बड़ी मुश्किल से हाथ लगे हैं। जिसे चाउमीन और पकौड़े नहीं मिले वो पूरा का पूरा कार्टन ही उठा ले गया। नाश्ते में चिप्स भी थे। जैसे ही ये पता चला कि सबके सब चिप्स पैकेट लूटने के लिए टूट पड़े, लेकिन इस लूट में सिर्फ बाराती ही नहीं बल्कि दुल्हा भी शामिल है। कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत समाज कल्याण विभाग ने 380 जोड़ों की शादी करवाई थी, जहां नाश्ते पर लूट मच गई। कुशीनगर जिले के पडरौना में दहेज विवाद के बाद दूल्हा शादी से मुकर गया। दुल्हन के रिश्तेदार रात भर दूल्हे को खोजते रहे, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं। इसके बाद उन्होंने पुलिस से इसकी शिकायत की। यहाँ शादी की खुशियाँ मातम में बदल गईं। दहेज लोभी दूल्हा एन वक्त पर शादी से मुकर गया और उसके बाद फरार हो गया। देखिए, इस घर में मेहमानों के लिए खाना बना हुआ है, घर को सजाया गया है, बारातियों के स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ी गई है, लेकिन फिर भी बेटी की शादी नहीं हो पाई। आरोप है कि दहेज के 2 लाख रुपए नहीं मिलने से दूल्हा नाराज था। पाई पैसे लेने के बाद ही बारात लाने की जिद पर अड़ा था। लड़की के पिता ने 3 लाख रुपए दहेज में दिए भी थे, लेकिन 2 लाख रुपए के लिए दूल्हा बारात लेकर नहीं आया। अब दूल्हे के घर पर ताला लगा हुआ है, उसका पूरा परिवार फरार है। इलाके में दहेज लोभी दूल्हे की चर्चा हो रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश के शामली के एक युवक ने बड़े अरमानों से शादी की, लेकिन उसकी दुल्हन लुटेरी निकली। कहा तो सुंदर दुल्हन पाकर पूरा परिवार खुश था और महज 10 दिनों के भीतर ही इस लुटेरी दुल्हन ने अपनी ससुराल से लाखों के गहने और कैश लेकर फरार हो गई। यह वही लुटेरी दुल्हन है जिसका नाम है रिंकी, हरियाणा के कुरुक्षेत्र की रहने वाली, और ये है शामली के रहने वाले अर्चित गर्ग। बीते 11 नवंबर को दोनों की कुरुक्षेत्र के एक काली मंदिर में सादगीपूर्ण शादी हुई, क्योंकि दुल्हन और उसके परिवार वाले फिजूल खर्ची नहीं चाहते थे। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस शादी के लिए बिचौलिए ने 2 लाख रुपए लिए थे। शादी के बाद रिंकी परिजनों से एकदम से घुल मिल गई। 4-5 दिन होते होते वो अर्चित के साथ शॉपिंग करने भी जाने लगी, लेकिन 10वें दिन वो हो गई गायब।
सारे जेवरात और कैश के साथ। शादी करके शामिल फेरे लिए, सारे काम करे, जैसे नॉर्मल में लड़की रहती है। 8-10 दिन मेरे साथ रही भी घर पे, घर से सारे जेवरात वगैरह पैसे लेके और भाग गई। और अर्चित थाने के चक्कर काट रहा है, दुल्हन की वापसी का इंतजार कर रहा है। देर से ही सही, देश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड अब पड़ रही है। जम्मू कश्मीर में तो तापमान माइनस में चला गया है। हालांकि अभी डल झील नहीं जमी है, लेकिन नवंबर का आखिरी हफ्ता है और पिछले 12 सालों में सबसे ठंडा हफ्ता ये गुजरा है। वहीं जोजिला में पारा -16 डिग्री पार कर चुका है, जिसका असर अब साफ दिखने लगा है। उसकी बूंदें जमने लगी हैं, डल झील के किनारे जमने लगे हैं, चौक चौराहों पर जलती अलाव और बाजारों में कश्मीर की पारंपरिक सिगड़ी की बिक्री बढ़ गई है। बीते 24 घंटे की बात करें तो श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -3.9 डिग्री दर्ज किया गया है। वहीं शोपियां घाटी में -6.2 और जोजिला में -16 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो इस सीजन की सबसे ठंडी रात है और करीबन 12 वर्ष के बाद नवंबर में इस दिन इतनी ठंडी रात जो है रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिन और भी ज्यादा हाड़ कपाने वाले होंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक सोसाइटी में लिफ्ट अचानक 7वीं मंजिल से नीचे गिर गई। ये घटना उस समय हुई जब लिफ्ट का दरवाजा खोलकर महिला अपनी बेटी के साथ बाहर आने की कोशिश कर रही थी। तभी लिफ्ट 7वीं मंजिल से नीचे आ गिरी। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें महिला अपनी बेटी के साथ लिफ्ट से ऊपर जाती दिखी। जैसे ही लिफ्ट 7वीं मंजिल पर पहुंची, महिला ने लिफ्ट से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोला। लिफ्ट अनियंत्रित होकर तेज रफ्तार से नीचे आ गिरी। इस हादसे में महिला और उसकी बेटी बुरी तरह से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला सामने आने के बाद पुलिस और सोसाइटी प्रबंधन मामले की जांच में जुट गया, लेकिन सोसाइटी के मेंटेनेंस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में श्री सांवलिया सेठ जी मंदिर को दान में मिली राशि ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। केवल 4 राउंड की गिनती में 36 करोड़ से ज्यादा का दान इस मंदिर में आ चुका है और पिछले साल दान पेटी से करीब 35 करोड़ की धनराशि मिली थी। लेकिन श्री सांवलिया सेठ जी मंदिर में इस बार भक्तों की आस्था का अभूतपूर्व सैलाब उमड़ा कि सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए। नोटों की गिनती करके मंदिर कमेटी के सदस्यों के पसीने छूट गए, क्योंकि दान पेटियों में जमा चढ़ावे की गिनती करने पर एक नया कीर्तिमान रच दिया गया। बताया गया कि 4 राउंड की गिनती में दान पेटी से 36 करोड़ 13 लाख 60 हजार निकले। यही नहीं, अभी चेक, ऑनलाइन और आभूषणों की गिनती बाकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि दान राशि 40 करोड़ के पार जा सकती है। पिछले साल श्री सांवलिया सेठ जी मंदिर में 34 करोड़ का दान चढ़ा था। भंडार से चढ़ावा राशि की गणना मंदिर मंडल तथा क्षेत्रीय बैंकों के कर्मचारियों की मौजूदगी में कड़ी सुरक्षा के बीच की गई। अगली खबर दिल्ली से है, जहां रोहिणी इलाके में तेज रफ्तार कार घर का गेट तोड़ते हुए अंदर घुस गई और घर का कई सामान तोड़ दिया। गनीमत ये रही कि घर के अंदर बैठी एक महिला की जान बाल बाल बच गई। हालांकि महिला को गंभीर चोट लगी है। देखिए कार कितनी रफ्तार में घर के अंदर घुसती है, गेट को तोड़ते हुए अंदर दाखिल हो जाती है। वहां खाट पर एक बुजुर्ग महिला बैठी है, जिस पर वहां रखा ढेर सारा सामान गिर पड़ता है। देखिए कार जब कैंपस में दाखिल हुई तो उसकी रफ्तार काफी तेज थी, चलाने वालों का उस पर कोई नियंत्रण नहीं था। तभी तो कार घर का गेट और दीवार तोड़ते हुए अंदर दाखिल हो जाती है। इसीलिए जी न्यूज अपने तमाम दर्शकों से अपील करता है कि गाड़ी कंट्रोल में चलाएं। तेज रफ्तार से हमेशा खतरा बना रहता है, जैसे इस एसयूवी कार के साथ हुआ।